हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग रोज़ शाम को ये प्रैक्टिस सीरीज़ करते हैं जो कि PYQs की होती है। तो आज जो ये सीरीज़ है ये CDP की है। हम लोग एक दिन CDP और EVS करते हैं, तो आज CDP की ये सीरीज़ है। 30 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आप लोग भी इनको सॉल्व करें और अपने कमेंट में स्कोर लिखें, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि तैयारी कैसी चल रही है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और जो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, और आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करें और उसको भी शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा मिलता है और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एज वर कंटेम्प्ररी perspectives द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। इसमें कहा गया है कि जो समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए समकालीन जो विचारधाराओं के अनुसार। नंबर फर्स्ट है, सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। फिर है कि ये बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि का पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। फोर्थ ऑप्शन है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। तो विकास ना सिर्फ आनुवंशिक होता है, ना ही ये होता है कि वो एक दिशा में होता है, और ना ही बच्चे एक समान रूप से सीखते हैं, सभी अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो विकास जो है हमारा बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। तो फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड आप लोग, ये पेन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, अटक जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड है, डॉट डॉट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। इसमें कहा गया है कि जो विकास है, विकास का डॉट डॉट सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे सिरों का मतलब सर नहीं है, सिरों का मतलब जो बाहरी अंग होता है उसमें है। यानी इसमें कहा गया जो शरीर का जो विकास होता है वो कौन सा कौशल है जिसमें शरीर के जो विकास जो है मध्य अंग से बाहर की ओर होता है, यानी कि सेंटर से केंद्र से बाहर की ओर होता है। कहाँ पे? केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर होता है। तो ये जो है घुमावदार नहीं है, ना ही विशिष्टता है। और शीर्षगामी में क्या होता है, ये सिर से पैर की ओर होता है, तो ये इसमें नहीं होगा। इसमें केंद्र से बाहर की ओर बताया गया है, शीर्षगामी में सिर से पैर की ओर होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है अधोगामी, ये हो जाएगा हमारा, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर होता है। अधोगामी या समीपस्थ दूरस्थ विकास भी कहते हैं। तो सेकंड का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन मेक बिलीव प्ले। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसमें कहा गया है कि विकास की वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे जो है कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसमें कल्पनाशीलता वाले जो खेल का मतलब है, जैसे बच्चे को कोई डिब्बा मिलता है,
कागज का डब्बा हो या लकड़ी का डब्बा हो, वो उसमें उसे गाड़ी बनाकर खेलता है। ये जो कल्पनाशीलता वाला खेल होता है, उस विकास में वो सक्रिय रूप से भाग लेता है। वो कौन सी अवस्था होती है? तो शैशवावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो इसमें जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इसमें ही इस एज का विकास। शैशवावस्था में तो वो बहुत ही छोटा होता है, कुछ नहीं जानता है कि क्या कैसे खेलना है, जो मिल गया तो मिल गया। फिर मध्य बाल्यावस्था में वो सब कुछ समझने लगता है। किशोरावस्था तो आप लोग जानते ही हैं। तो हमारा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा जो है कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो थर्ड का सेकंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें सोशलाइजेशन की जो एजेंसी है वो पूछी गई है, यानी कि निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो हम लोग जैसे जानते हैं जो परिवार होता है ये प्राथमिक है, तो ये नहीं होगी। तो इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पे दो बार ये ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ दिया गया है, तो ये नहीं होगा क्योंकि परिवार हमारा प्राथमिक में आता है। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो परिवार है वो प्राथमिक में आता है, तो नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ है इनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट और फोर्थ ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि परिवार नहीं आता द्वितीयक में। तो इसमें हम ऑप्शन में ठीक कर लेंगे, यहाँ पर सेकेंड थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। सेकेंड थर्ड और फोर्थ हमारा आंसर होगा, सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हमने यहाँ पे सेकेंड वाला कर लिया, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो अब इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही इज shown 3 pencils and she observed that pencil A is longer than pencil V and pencil V is longer than pencil C. When Ruhi infers that A is longer pencil than C, which characteristics of Jean Piaget's cognitive development is C demonstrating? इसमें है कि जो रूही है, रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल का पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। तो जो क्रमबद्धता है, तो ये तो सीरिएशन में आता है, मतलब क्रमबद्धता रिवर्सिबिलिटी होता है, रिवर्स कुछ चीज़ को रिवर्स करना, कि जैसे बड़े बर्तन में या छोटे बर्तन में डाल लो, वो चीज़ को समझ जाएं ये चीज़ उतनी है, सिर्फ वो उसका आकार बढ़ गया है, तो ये उसमें आता है, ये नहीं होगा। फिर संरक्षण नहीं है। जो सकर्मक अनुमान है, वो सकर्मक अनुमान लगा लिया उसने कि जो का है गा से बड़ी है, उसने ये निष्कर्ष निकाला है। तो इसमें फिफ्थ का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सकर्मक अनुमान, ये नहीं होगा। तो फिफ्थ का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन इन द ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ। इसमें है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। मूर्त संक्रियात्मक के विकास के बारे में पूछा गया है। तो परिकल्पना, जो परिकल्पना या निगमात्मक तार्किक चिंतन, ये तो अमूर्त में हो जाता है। परिकल्पना करना कोई, तो ये नहीं होगा, और ना ही अमूर्त चिंतन होगा, ये भी अमूर्त में होता है। और प्रतिज्ञप्ति चिंतन भी नहीं होगा। प्रतिवर्तन वही है जो मतलब कि रिवर्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रपोज्ड बाई लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग। इसमें है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो आप लोगों को पता है इन्होंने 3 स्टेज पूर्व पारंपरिक दिए हैं, पूर्व पारंपरिक चरण दिया है और पारंपरिक चरण दिया है कोलबर्ग ने, और उत्तर पारंपरिक दिया है। जो नहीं दिया है वो ये है, ये नहीं दिया है, ये इनका कोलबर्ग का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया नहीं, तो ये हमारे सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। वैसे तो उन्होंने ये 3 सिद्धांत दिए हैं पर जो नहीं दिया है वो पूछा है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अपारंपरिक चरण ये इन्होंने नहीं दिया है, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर wants to design the teaching learning process in her classroom on Lev Vygotsky social constructivism principles। इसमें है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। यानी वो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत को आधारित शिक्षा अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, तो उसे किससे बचना चाहिए। तो सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षा अधिगम की अविकल्पना करना, या विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों को गहन अवलोकन करना, या अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल करना, या आवश्यकता अनुसार पाठ का प्रयोग। तो इसमें जो है ये थर्ड ऑप्शन सही होगा, ना ही पाठ का प्रयोग होगा, ना ही विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन होगा, ना ही अविकल्पना करना होगा। तो 8 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो 8 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग विच ऑफ द following is suggested by Lev Vygotsky in his theory of social constructivism। नेक्स्ट इसमें जो दिया गया है, बताया गया है कि जो लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसी विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने उपयुक्त बताया है। सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप गलत है, रटकर याद करने के ये भी गलत है, गैर संदर्भिक पाठ्यक्रम ये भी गलत है। जो उन्होंने सुसाध्य बताया है वो सहकर्मी सहयोगिता, यानी सहयोग के द्वारा सीखना, ग्रुप में सीखना, समाज द्वारा सीखना। तो 9 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव डेट। इसमें है कि किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, उसके निर्देश का पालन करे, ये तो गलत है। कठोर नियंत्रण या हमेशा निर्देश का पालन करे, ये गलत है। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, ये भी नहीं होगा। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये सही लग रहा है। आगे पढ़ते हैं, विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सांस्कृतिकता सीख सकता है। नहीं, केवल इसके माध्यम से नहीं सीख सकता है। तो ये जो 10 है इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है 10 का, थर्ड का 10 ऑप्शन। एक सेकेंड, सही है। मुझे लगा 9 में हमने गलत टिक किया है तो इसलिए बैग गए थे। 10 का थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट dismissed that intelligence is unitary and proposed that there exist several distinct independent intelligence। इसमें कहा गया है किस विचारक ने
इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यानी जो एकल बुद्धि को किसने नकारा है और बहुत सारी बुद्धियां बताई हैं। तो जीन पियाजे ने ना बुद्धि के बारे में, ना लेव वाइगोस्की, ना लॉरेंस कॉलरबर्ग, ये जो सिर्फ बताया है हॉवर्ड गार्डनर ने बताया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत भी हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का सेकंड सही है। 12 क्वेश्चन है, रोहन रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग अ टॉय डॉल वाज, आई डोंट लाइक दिस टॉय बिकॉज बॉयज डू नॉट प्ले दिस डॉल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे ये खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। किसका उदाहरण है? अब रोहन है वो कह रहा है लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, उसके अंदर ये भावना है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये जो है ये जेंडर रूढ़िवादिता है। क्या है ये? जेंडर रूढ़िवादिता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, A teacher facilitates and support her student to work on multiple drafts for an essay over a period of 1 month if she consider all the drafts of each student as well as the process of working on the same. What kind of assessment is she using? इसमें है कि एक शिक्षक एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि ये शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? जो ये ड्राफ्ट देता है और फिर सभी को ध्यान में रखता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे, इसे पूछा गया है। तो क्या कहेंगे इस प्रकार के मूल्यांकन को? युगात्मक कहेंगे, मानक संदर्भित या रचनात्मक या मानकीकृत? तो इसको रचनात्मक आकलन कहेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे। तो जो हमारा 13 क्वेश्चन है उसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक को इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। 14 क्वेश्चन, इन ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम ए टीचर शुड। एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को, एक जो बहुभाषीय कक्षा है उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें पूछा गया है वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित, ये नहीं होगा, ये नहीं करना चाहिए। ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही भाषा को प्रमुख भाषा को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा बोली जा रही बच्चों को उसी भाषा सबको बोलने के लिए कहें, ऐसा नहीं होगा। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। ये ऑप्शन हमारा सही है। फिर लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। कहा गया है कि बच्चा जौन सी भाषा अपनी बोलता है उसकी जो मातृभाषा है उसमें ही उसको सीखने का मौका दें। तो 14 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट। इसमें है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर, या अधिगमकर्ताओं के समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित खोज आधारित होना चाहिए। तो जो फर्स्ट है ये फर्स्ट नहीं होगा। इसका जो है फर्स्ट में है केवल जो पूर्व विषय वस्तु है उसी पर केंद्रित होना चाहिए, उस पर नहीं होना चाहिए। समस्या समाधान केंद्रित भी होना चाहिए और समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए और खोज आधारित होना चाहिए।
तो सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें भी हमें सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन नहीं दिया गया है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड दो दो बार दिया गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं, इसको काट देते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड थर्ड और फोर्थ इसका सही है, आप लोग ऐसे ध्यान रखें, ऑप्शन में गड़बड़ दिया गया सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। In order to complete her syllabus, a teacher always expects answer from a preferred group of learners. इसमें है कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों के उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या है? पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये बात सही है कि अगर वो ऐसा करेगी तो बच्चों का जो अवसर है समान, उस उपलब्धता से वंचित रहेगा बच्चा। तो 16 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट हैविंग डिसकैलकुलिया इट इज इम्पोर्टेंट टू। इसमें पूछा गया है कि जो गुणज वैकल्य है, डिसकैलकुलिया है, उससे जूझ रहे जो छात्र हैं, समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना, या विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराना, या उनकी जो जानकारी को निष्प्रभ ढकने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, या विद्यार्थी के अधगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। तो इसमें जो होगा कि सबसे बेस्ट जो तरीका है वो सेकेंड है कि उन्हें मतलब कि दृश्य सामग्री उपलब्ध कराएं, कैलकुलेटर से पहले उन्हें सिखाएं तो सीख जाएंगे, फिर उसके बाद में वो करने लगेंगे। तो मतलब 17 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following materials will not be beneficial for a student with visual impairment? इसमें है कि एक दृष्टि बाध्यता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है? ये तो लाभदायक है, स्पर्शिक ग्लोब है, स्पर्श करके छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, इसका कोई काम नहीं उसके लिए। दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, ये सही है। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ वाला सही है। तो जो गलत है वो हमारा सेकेंड है, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। तो जो गलत है वही पूछा गया, तो इसका हमारा जो 18 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है Assertion A in a language classroom, teachers should provide audio books along with text materials. Reason are multiple options of representation cater to needs of diverse learners such as those with reading related disorders. इसमें कहा गया है कि जो भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापक को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। उसका जो तर्क है वो है कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो इसमें ए और आर दोनों कथन एक तो सही हैं, जो आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि जिसमें पठन विकार है वो जो शब्द सही से नहीं पढ़ पाते, अगर वो सुनेंगे तो उनको सही उच्चारण करने लगेंगे। तो हमारा इसका 19 का फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए क्रिएटिव चाइल्ड इज लाइकली टू हैव, कि एक जो सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सही है। अभिसारी चिंतन ये नहीं होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग।
अमूर्त चिंतन सही है, नवीन अवमुख उत्पादन की योग्यता सही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। तो ये ऑप्शन किस में है? थर्ड में है हमारा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 20 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। एसर्शन ए टीचर शुड, एसर्शन ए में कहा गया टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट इन द क्लासरूम। रीजन आर दिया गया, चिल्ड्रन सक्सेस एंड फेलर इन क्लासरूम कैन नॉट बी एक्यूरेटली एंड adequately determined only by a paper pencil test। इसमें कहा गया है कि कक्षा में जो मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, सही है। आर है कि एक बच्चा की सफलता असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा सही पूर्ण रूप निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ये सही है कि जो विविध प्रकार के करने चाहिए, हमेशा पेपर पेंसिल के द्वारा ही उसकी जो उपलब्धि जो है उसका पता नहीं लगाया जा सकता है कि उपलब्धि में वो सफल है या असफल है। तो ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा 21 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टीच ए कॉन्सेप्ट ए टीचर इज गिविंग multiple examples and subsequently ask student to form a rule considering the information gathered through those examples. Which of the following approach is being used here for concept formation among children? 22 में पूछा गया है कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया को अध्यापिका के किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, वह इसमें किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। तो निगमनात्मक है या आगमनात्मक है या अनुकरणात्मक है या प्रतिस्पर्धात्मक है। तो वो पहले क्या कर रही है कि जो पढ़ाने के लिए अध्यापिका पहले उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद में रूल बताती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एग्जाम्पल टू रूल जाता है, एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं वो आगमन होता है, आगमनात्मक होता है। और निगमन में क्या होता है? रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो हमें पूछा गया, इसमें ये कहा गया पहले उदाहरण प्रस्तुत करती है, उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। तो ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का, क्योंकि एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं तो आगमनात्मक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेन कॉपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट ए टीचर शुड। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा नियमन में क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण नहीं, विद्यार्थी को दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत नहीं, मापदंडों पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना नहीं, मापदंडों नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन पॉजिटिव है, तो यही ऑप्शन सही होगा। तो 23 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस इन चिल्ड्रन। इसमें है कि जो वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों को सही चुनाव करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो बच्चों के लिए अधिगम खेलकूद के द्वारा भी होता है, घर से भी होता है और कक्षा में भी होता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो 24 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू facilitate
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। मुद्दों पर चर्चा सुसाध करना, छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, इसमें नहीं है पूछा गया, ये बात ध्यान रखना आप। नहीं है वाले क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब भूल जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। नहीं है ये तो होगा तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें नहीं है पूछा गया तो गलत वाला इसमें पूछा गया है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है, ये होगा। समस्या का समाधान खोजने छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षा सामग्री प्रदान करना, तो ये सही है, ये भी सही है। हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया इस्तेमाल करना, ये वाला गलत हो जाएगा हमारा, तो यही वाला सही होगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया कि हमेशा एक ही तरह की प्रक्रिया अपनाना, ये सही नहीं है। तो हमारा जो है 25 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंस्ट्रक्टिविज्ड क्लासरूम। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। इनमें से संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण कौन सा है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करता निष्क्रिय, ये तो बिल्कुल नहीं होगा निष्क्रिय होना। यंत्रवत याद करना यानी रटना नहीं। प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, ये गलत होगा। कक्षा कक्ष में बच्चों को पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना से जोड़ना, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ ऑफ ए टीचर इज डेट्रीमेंटल टू स्टूडेंट्स लर्निंग। इसमें है कि निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। बच्चों के अधिगम में अवरोधक वाली कौन सी विचारधारा है, इसे पूछा गया है। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ये सही है, अवरोधक नहीं है। ये अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक है, ये नेगेटिव है। फिर भी आगे पढ़ते हैं कि संकलात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देता है, ये सही है। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने का मौका मिलना चाहिए, सही है। तो हमारा जो 27 है, तो 27 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लज्जाजनक नहीं होती हैं ये, तो अवरोधक ही पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाह्य मोटिवेशन के बारे में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय मन विभिन्न स्रोतों की सहायता करता है। ये अपना अधिगम हो रहा है अपने आप से, फिर नगद इनाम पाने हेतु रेयान परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों का खोज करता है। श्रतारा अपने संतोष के लिए जो नियमित प्रस्तुति कर लेती है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करती है। तो 28 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। ये सभी इनकी ये जो 3 ऑप्शन है ये आंतरिक प्रेरणा है। बाह्य प्रेरणा है मतलब किसी से इनाम द्वारा या किसी की लालच में करना, वो बाह्य प्रेरणा होती है। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 का सेकंड सही है। अब 29 क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला अगला, During the COVID-19 pandemic has negatively affected the performance of students in examination. Which of the following relationship is highlighted in this statement? इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंध स्पष्ट करता है। प्रतियोगिता और प्रतियोगिता तो इसमें बात नहीं की गई, ये गलत हो जाएगा। ना ही आनुवांशिकता की बात की गई है, तीसरा चौथा भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। जो प्रभावित हुए वो संज्ञान और संवेग से हुए हैं। तो 29 का सेकंड ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 30। लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव व्हेन इट इज मेजरली। इसमें कहा गया कि अधिगम जो है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो शिक्षक निर्देशित, सहपाठी,
पाठ्य पुस्तक केंद्रित या स्वनिर्देशित। तो ना ही शिक्षक निर्देशित में ये सार्थक होगा, ना ही सहपाठियों द्वारा, ना ही पाठ्य पुस्तक। जब बच्चा खुद से निर्देशित होता है, बाल केंद्रित शिक्षा इंपॉर्टेंट होती है, स्वनिर्देशित। तो 30 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आप लोग कमेंट में अपने स्कोर जरूर बताएं और आप लोग इस सीरीज को जरूर सॉल्व करें, जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। एग्जाम जो कि है पास ही आ रहा है हम लोगों का, तो तैयारी आप लोग इससे प्रैक्टिस सेट से देखेंगे। अब आप पढ़ें और प्रैक्टिस सेट करें, इससे आपका एग्जाम जो है 100% क्वालिफाई होगा और अच्छे स्कोर के साथ होगा। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम भी सब्सक्राइब करें, जिसपे आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। या PYQs की जो सीरीज PDF वगैरह आप लोगों को उस पर मिल जाया करेगी। तो आपको टेलीग्राम भी सब्सक्राइब करना है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें और भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए।